हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे निकाह के बाद क्या कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। फन फन में ही सही, जैसे कि रजब ने कल अपने व्लॉग में कहा कि वो एक इन्फ्लुएंसर हैं और उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अपनी तरफ से कोई ऐसा ट्रेंड, कोई ऐसी चीज़ वो आगे आने वालों के लिए सेट ना करें जो उनके लिए मसला बने या मुआशरे में उसके कुछ गलत असरात हों। देन आई चेक्ड कि जो रजब की शादी के बाद रुखसती जो ईमान की थी, उसके बाद जब ईमान आ जाती है रजब के घर, तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट प्रॉपर चला है और उस एग्रीमेंट के 4 वचन है ना? मैं ये कहती हूँ कि जो निकाह है आप दोनों का, उससे बड़ा कोई एग्रीमेंट, उससे बड़ा कोई बॉन्ड है जो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान होता है। निकाह के पेपर में अलग से एक शिक़ें होती हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं, वो तमाम के तमाम ही तो एग्रीमेंट है जिसे दुल्हन अपने वकील के साथ, जो भी दुल्हन की तरफ से होते हैं, फिर दूल्हा गवाहों की मौजूदगी में, तो वहाँ पर दोनों साइड को लेकर म्यूचुअल एक बाहमी रज़ामंदी के साथ एक समझ लें मैरिज का जो एग्रीमेंट है, निकाह जो कि बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, वो किया जाता है। उसके बाद क्या किसी एग्रीमेंट की गुंजाइश रह जाती है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने जाकर के वो वीडियो इसलिए देखी क्योंकि कल मुझे एक कमेंट आया कि ईमान से रजब ने एग्रीमेंट साइन करवाए थे। मैंने कहा अब ये क्या है? जब मैंने जाकर देखा तो आई एम वेरी शॉक्ड। वहाँ पर ईमान बैठी हुई है, जो रस्में होती हैं शादी के बाद, दुनिया जहान की जो रस्में होती हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, वो अपनी खुशी के लिए एज़ सच उसका हमारे उससे कोई लेना-देना नहीं है। तो उसमें क्या था, 4 एग्रीमेंट के 4 पेपर्स थे। एग्रीमेंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 3, 4, इस तरह 4 पेपर्स जो हैं वो मज़ाक-मज़ाक में रजब ने ईमान से साइन करवाए। उसमें आखिर में जाकर रजब ने कहा कि इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, बस ये ऐसे ही फन वे में था। लेकिन वो जिस तरह से था, वहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि एक लड़की जिसे आप अपने घर रुखसत करवा के लेकर आए हैं, जो आपके घर का पार्ट बनने जा रही है। कुछ रिलेशंस होते हैं ना जो आपके ब्लड रिलेशन होते हैं, कुछ रिश्ते आपके दुनिया में आने के बाद बनते हैं, जिसमें से मियाँ-बीवी का एक रिश्ता है जिन्हें एक-दूसरे का लिबास कहा गया है। तो मेरे ख़्याल में बहुत भारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब मैंने वो 4 एग्रीमेंट के पॉइंट्स देखे तो पहला पॉइंट ये था कि रजब और ईमान हमेशा साथ रहेंगे। दैट्स गुड, फन-फन में ही सही, ये तो निकाह भी इसी तरफ आपका एक लेकर जाता है। सेकंड पॉइंट ये था कि रजब का जो घर है ना, वो कार्टून नेटवर्क है और उसमें रित्ती भर भी तब्दीली नहीं होगी। कहने को ये एक फ़नी वे में था, लेकिन एक तरह से ईमान पर ये रजब ने अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी अम्मी, बहन, अपने वालिद साहब की मौजूदगी में, ईमान की साइड का कोई भी नहीं था, है ना? ईमान सिर्फ़ अकेली थी क्योंकि वो इस घर की बहू बन के रुखसत होकर आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा इनका घर एक कार्टून नेटवर्क है और इस घर में रित्ती बराबर भी कोई चेंज नहीं होगा, रित्ती बराबर भी कोई तब्दीली नहीं होगी, जैसा ये घर है वैसा ही रहेगा। सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा था, ईमान भी मुस्कुरा रही थी और हँसी-खुशी साइन किए जा रही थी। शायद उसने बहुत सारी चीज़ों की जो डेप्थ है ना, उस टाइम वो सोची नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सोचते हैं और एक डिफरेंट एंगल से और क्लियर एंगल से देखते हैं, तो ये बड़ा ओपन कमांड था ईमान के लिए कि तुम सोचना भी मत कि इस घर के दरो-दीवार, इस घर के जो रूल्स हैं उनमें तुम अपनी मर्ज़ी से कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकती हो। इस घर में तुम आ गई हो, बस तुम्हें इस घर की एक-एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है। देखिए जो एक्सेप्टेंस होती है ना, वो दोनों तरफ से की जाती है। बेटी जो है अगर वो किसी के अपने घर में लाई जाती है, तो वो टोटली एक अलग माहौल से आ रही होती है। थोड़ा-सा उसको स्पेस दिया जाता है, थोड़ा-सा उसको इस माहौल में ढलने के लिए मौका फ़राहम किया जाता है। लेकिन रजब का ये एक एक्ट मैं समझती हूँ बहुत स्मार्टली तमाम तर चीज़ें पूरी दुनिया के सामने रजब ने की, रस्म-रस्म, खेल-खेल में तमाम तर बातें ईमान को समझा दी गई। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वियर्ड भी था और मुझे बड़ा अजीब लगा, रजब का कहना था कि जो रजब के फ्रेंड्स हैं, वो रजब की प्रायोरिटी हैं और जो ईमान है, वो रजब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरी स्ट्रेंज, मैं तो सुन के हैरान रह गई। ठीक है भई, फ्रेंड्स जो हैं, वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट हैं। दोस्त जो है, अगर किसी को मुख़लिस दोस्त मिल जाए, तो बस फिर क्या ही बात है। दोस्ती का एक अलग ही ख़ाना है और बीवी वो आपका लिबास है।
आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने एक ज़िम्मेदारी अपने सर पर उठा ली है, वहाँ प्यार, मोहब्बत, खुलूस, तरजीहात में भी आपकी बीवी शामिल होनी चाहिए। फ्रेंड्स से ऊपर जो तरजीहात है एक इंसान के लिए, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, अगर बीवी है तो वो भी अपने शौहर को अपने दोस्तों पर, अपने घर वालों पर तरजीह देगी, क्योंकि शौहर बहरहाल शौहर है। इसी तरह अगर शौहर है तो वो बीवी को अपने फ्रेंड्स पर तरजीह देगा। ज़ाहिर बात है भई, वो उसकी मनसूबा है। हाँ, माँ का दर्जा अलग है, बाप का मकाम अलग है, वो उस बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते, ना बीवी के लिए ना शौहर के लिए। तो मुझे ये पॉइंट बड़ा अजीब लगा और बड़ा क्लियर मैसेज लगा, पूरी दुनिया के सामने बिठाकर रजब ने कह दिया था कि जो रजब के फ्रेंड्स हैं उनका अमल दखल इसी तरह रहेगा। रजब का जो अपना एक टाइम है, अपना एक बॉन्ड है फ्रेंड्स के साथ, वो वैसे ही रहेगा। ईमान सिर्फ एक ज़िम्मेदारी है जो रजब ने उठा ली है। ये पॉइंट मुझे बड़ा अजीब लगा। ऐसा तो नहीं कि ये 4 पॉइंट्स बैठकर यूँ ही रजब ने एग्रीमेंट रेडी कर लिया होगा, इसके पीछे एक थॉट चल रही होगी, है ना? तो रजब ने कहा ये वो पॉइंट था कि जिसकी वजह से 5 साल तक वो शादी से कतरा रहा था, अवॉइड कर रहा था। वो ऐसा जीवन साथी ढूँढ रहा था जो इन तमाम तर चीज़ों की अ जो है ना अमल-दरामद उसको यकीनी बनाए। मुझे बड़ा हैरान-कुन लगा कि ये 3rd पॉइंट कितना अजीब है ना? कि प्रायोरिटी जो है वो फ्रेंड्स हैं। तभी जो कल व्लॉग आया उसमें फ्रेंड्स ने कहा कि अब सबकी दुकानें बंद होने वाली हैं। मुझे बड़ा ना अजीब लगा। मतलब अगर आपका निजी मैटर है, आपका खालिस पर्सनल मैटर है, जहाँ आपकी वाइफ़ इन्वॉल्व्ड है, जहाँ आपका बच्चा इन्वॉल्व्ड है, आपका ससुराल इन्वॉल्व्ड है, आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो फिर उस चीज़ को आपको खुद स्टार्ट करना चाहिए। तभी मैं सोच रही हूँ आपके एग्रीमेंट के पॉइंट्स के नतीजे में तो मुझे तमाम तर चीज़ें खासी वियर्ड लग रही हैं। ख़ैर, जो लास्ट पॉइंट था वो समझदारी वाली बात थी, जिसमें रजब का कहना था कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, तो वो दोनों ही डिसाइड करेंगे। उसमें कोई भी बाहर का एक्स, वाई, ज़ेड तीसरा, चौथा पर्सन आकर जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है? थोड़ा-सा मेरी आवाज़ गले की वजह से डिस्टर्ब है, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो क्या है कि उसको आकर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बड़े पते की बात लग रही थी, लेकिन अब अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है इस पूरे सिनेरियो में अगर किसी की इंटरफेरेंस मना थी तो वो ईमान साइड की थी। मतलब तुम्हें कुछ भी शिकायत है, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है, इस घर की चारदीवारी में रखो, यहाँ से बाहर लेकर मत जाना, अपने पेरेंट्स को मत बताना, अपने घर वालों को मत बताना। एक लड़की के लिए क्या ये लेसन सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल रजब, अगर आपकी भी बहन है, खुदा ना करे उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप उससे भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको बेखबर रखे? अल्लाह ना करे उसके साथ कुछ हो, मैं गज़ल की बात कर रही हूँ, खुश है अपने घर में, खुश रहे, लेकिन फिर भी जैसे आपकी बहन-बेटी है, वैसे ही ईमान भी किसी की बहन-बेटी है। अगर आपके साथ उन्होंने ब्याह दी है, तो उसके साथ क़तअ ताल्लुक़ नहीं कर लिया, उसको उसके लिए अपने दरवाज़े बंद नहीं कर दिए। और अगर कोई ऐसा मामला है कि जो घर की चारदीवारी में आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया और वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या जो औरत है वो अपने पेरेंट्स के साथ उसका ज़िक्र करने का हक़ नहीं रखती? क्या उसके सहारे के लिए कोई कांधा जो है अगर वो आ जाता है तो फिर वो ममनू है। लेकिन अब ये तमाम तर बातें मैं इसलिए सोच रही हूँ ना, क्योंकि उस टाइम आपकी माँ जी ने कहा कि इस घर की चारदीवारी में भी नहीं, बल्कि तुम लोग बैठकर अपने रूम में ही उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगता है रजब ने खुद कहा कि 5 साल तक वो शादी अवॉइड कर रहा था इन्हीं 4 पॉइंट्स की वज़ह से। तो ये पॉइंट्स पूरी दुनिया के सामने लाकर रखना, वीडियो का पार्ट बनाना, एक तरह से ईमान के घर वालों के लिए भी मैसेज था कि देख लो, ये वो शर्तें हैं जो कि अब तो कहते हैं ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन, ईमान को मानना ही मानना होंगी। तो मुझे लगता है उस वक़्त ईमान भी खुशी-खुशी हर एक पेपर साइन करेगी। उसने सोचा होगा फन वे में हो रहा है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, ये तो ऐसे ही फन-फन में हो रहा है और आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कुछ जो प्रेशर था शायद कि वो ईमान के ज़हन पर बिल्ड कर दिया गया हो। ख़ैर जी, ये कुछ इनके एग्रीमेंट के पॉइंट्स थे जो कि मैंने अब जाकर सुने हैं और सच में आई एम शॉक्ड। तो मैं यही कहूँगी रजब और ईमान, आप लोगों की लाइफ़ से एक लेसन मिलता है
कि जब कोई भी किसी रिश्ते में बनता है ना, तो वहाँ पर सबसे बुनियादी चीज़ खुलूस होना चाहिए। देखें, खलूस कह रही हूँ, खुलूस होना चाहिए, उसमें डोमिनेंस, इजारादारी, अपनी बरतरी नहीं होना चाहिए। शौहर जो है वो उसको बरतरी हासिल है क्योंकि वो कव्वाम है, उस पर पूरे घर-बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए, इमोशनल डिटैचमेंट नहीं कि बीवी जो है आप उसको सिर्फ़ एक बोझ की तरह अपनी ज़िम्मेदारी समझें और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना? तो ये मुझे बड़ा वियर्ड लगा और लगता है कि ये जो एग्रीमेंट है ना, ये तमाम तर किस्से पर भारी है। तो अल्लाह पाक खैर करे, ईमान रजब का जो भी रिश्ता है, उसमें आसानियाँ हो और बच्चा है किवान, उसको अपने माँ-बाप की भरपूर शफ़क़त मिले, दिलों को नर्म करे। इसी दुआ के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड। अल्लाह हाफ़िज़।